ओके, वेलकम बैक। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये बहुत बड़ा सा कुछ दिखाई दे रहा है। आपको कुछ दिखाई दे रहा है? तो ये क्या है? ये क्या बला है? इसको समझने की आज कोशिश करेंगे। और कई लोग इससे घबराते बहुत हैं, ठीक है। घबराना नहीं है। और कई लोगों का ये होता है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाला जो पोर्शन होता है वो काफ़ी वीक होता है। समझ में आ रही है? वीक इन द सेंस, किस सेंस में बात कर रहा हूँ वीक? अगर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की तरफ आपको जाना है या फिर PQRS, पैराजम्बल्स, ये सारी चीज़ें के ऊपर आपको जाना है, तो आपको सबसे पहली बात क्या क्लियर होनी चाहिए? आपका ग्रामर पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है ना, वो कहाँ से बढ़ेगी? न्यूज़पेपर रीडिंग से बढ़ेगी, ठीक है। कोई नोवेल ले लिया आपने, नोवेल से पढ़ने पढ़ने से बढ़ेंगी। और अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो उसको आपको क्या, किस तरीके से लेके जाना है? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओगे और जितना ज़्यादा आपका थॉट प्रोसेस ये रहेगा, दिमाग में ये रहेगा कि भाई ये जो क्वेश्चन पेपर है वो अगर लेंदी पैसेज भी दे देगा तो भी हम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। और शॉर्ट पैसेज दे देगा तो वो तो आसानी से हो ही जाते हैं, जितने भी छोटे लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो पैसेज है, ये पैसेज नहीं है, ये पैसेजा है। क्या है ये? पैसेजा है, इतना बड़ा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। और जब भी कोई लेंथी पैसेज आपके सामने रहता है तो घबराने वाली बात नहीं है। आपको उस पैसेज को क्या करना होता है? तोड़ तोड़ के पढ़ना होता है, यानी कि सब पैसेज में डिवाइड करके पढ़ सकते हो। या फिर रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, कि आप किस तरीके से रीड कर पाते हो छुपी हुई बातों को निकालना, ठीक है ना। एक्चुअली में यहाँ पे जो पैसेज है वो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो जरा इधर। मैं थोड़ा सा इधर पीछे हो जाऊं, ठीक है। अब हम मेरे साथ पढ़ते रहना, ठीक है। अगर मैं इधर क्लियर कट इधर की साइड हो रहा हूँ, आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो आप वीडियो को पॉज करके पैसेज को रीड डाउन करो एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से, और समझने की कोशिश करो क्या है, ठीक है। फिलहाल मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ क्या क्या बातें ये बोल रहा होगा। पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है ना, अपने हिसाब से, क्योंकि आपने सीखना है, मुझे नहीं सीखना है। देखो ये क्या बोल रहा है, फ्यू रियलाइज दैट द गवर्नमेंट ऑफ चाइना, ठीक है। किन्हीं लोगों को रियलाइज हुआ होगा कि गवर्नमेंट ऑफ चाइना जो है गवर्निंग एन एम्पायर ऑफ सम 60 मिलियन पीपल ड्यूरिंग द टैंग डायनेस्टी। टैंग डायनेस्टी के बारे में बात हो रही है, जो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 618 से लेकर के 907 तक। किसके बारे में बात हो रही है? एक टैंग डायनेस्टी के बारे में बात हो रही है। और लगभग लगभग हम चाइना के बारे में बात कर रहे हैं, अभी तक ये पता लग रहा है, ठीक है। रीडिंग बिटवीन द लाइन बोलने का मतलब ये है कि दूसरी लाइन अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो पहली लाइन के बारे में क्या कनेक्शन है, ये सारी चीजें लिंकअप होते हुए पढ़ते चले जाना है। एक लाइन का कनेक्शन दूसरी लाइन से कैसा है, दूसरी लाइन का कनेक्शन तीसरी लाइन से कैसा है। अब छोटे छोटे इसको सेगमेंट में तोड़ना है पैराग्राफ के। एक पैराग्राफ का कनेक्शन दूसरे पैराग्राफ से कैसा है, दूसरे पैराग्राफ का कनेक्शन तीसरे पैराग्राफ से कैसा है। ऐसे कर करके आप सब सेगमेंट में अगर पैसेज को पढ़ते हो तो आपका ये सारा का सारा जो वीक सेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग सेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिलहाल एक मिनट, हाँ, चलिए यहाँ पे आ जाइए। तो हम बात कर रहे थे इम्प्लीमेंटेड, टैंग डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंटेड ए कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज्ड ग्रेन। अब किसके बारे में बात कर रहा है? इम्प्लीमेंटेड, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, क्या किया? ए कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम, ए कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है ना, वित्तीय साधन उन्होंने स्टेब्लिश किया, दैट रिकॉग्नाइज ग्रेन, कॉइन्स एंड टेक्सटाइल्स एज मनी। समझ में आ रही बात? कि मनी के तौर पे वो किसको यूज कर रहे थे? कब की बात बता रहा है? 618 से लेकर के 907 के बारे में बात बता रहा है। किसके बारे में बात बता रहा है? टैंग डायनेस्टी के बारे में बता रहा है। उन्होंने मनी के लिए या फिर कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप करने के लिए उन्होंने किसको मनी के तौर पे यूज करना स्टार्ट कर दिया? ग्रीन, कॉइन्स एंड टेक्सटाइल। ग्रेन हो गया, कॉइन हो गया और टेक्सटाइल हो गया, तीन चीजों के बारे में बात हो रही है। अब आने वाले जो पैसेज होगा ना, आपके दिमाग में ये तीनों चीजें बैठ जानी चाहिए। आने वाला पैसेज इन्हीं तीनों चीजों के बीच में घूम रहा होगा कहीं, क्योंकि मनी के बारे में तीन चीजें बता दी उसने, ग्रेन, कॉइन और टेक्सटाइल। अब उनके बारे में जरा सा पढ़ते हैं, ये क्या बोलना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि कॉइन्स डिड हैव सर्टेन एडवांटेजेस। कॉइन्स के पास अपने कुछ एडवांटेजेस थे। क्या क्या एडवांटेजेस थे? दे वर ड्यूरेबल। वो क्या थे? ड्यूरेबल थे। कॉइन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई ड्यूरेबल होंगे, सिक्के जो होते हैं
लोहे के, चांदी के, कॉपर के, जिसके भी रहे होंगे उस जमाने में, वो किसके क्या रहे होंगे, ड्यूरेबल रहे होंगे। ठीक है जी, ड्यूरेबल रहे होंगे। रिकॉग्नाइजेबल एंड, आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हो उनको, एंड प्रोवाइडेड अ कन्वीनियंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, कन्वीनियंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज में हम आसानी से उनका यूज कर सकते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई तुम कोई चीज खरीदने के लिए जा रहे हो, अगर आपके पास सिक्के हैं रुपए के तौर पे, तो आसानी से आपको एक्सचेंज के तौर पे कोई चीज मिल जाएगी। इस तरीके से उनका यूज किया जाता, स्पेशली फॉर स्मॉलर ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन भी कैसे होने चाहिए थे, स्मॉलर, किसके लिए, कॉइन्स के लिए। अगर हम कॉइन्स की बात करें तो स्मॉलर ट्रांजेक्शन के लिए हम उनका यूज किया करते, हम नहीं, टैंग डायनेस्टी वाले। However, there were also disadvantages. अब किसी के एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, आ क्या बोल रहा है, अ कंटिन्यूइंग शॉर्टेज ऑफ कॉपर मेंट दैट, शॉर्टेज ऑफ कॉपर मेंट दैट, उसका मतलब क्या हुआ कि शॉर्टेज ऑफ कॉपर हो रहा था। इसका मतलब जो कॉइन बने होंगे ना, वो किसके बने होंगे, कॉपर के बने होंगे। कल के दिन देखो, ऐसा नहीं है कि ये जो पैसेज पढ़ दिया और इस पैसेज को हमने कहीं से उठा करके चेप दिया यहाँ पे, और इसके 4 क्वेश्चन है, वही 4 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो खेल सकते हैं आपसे, कि अगर वो इस लाइन को देखो ना, रीड बिटवीन द लाइन करके, डिसएडवांटेज से कंटिन्यूइंग शॉर्टेज ऑफ कॉपर, कॉपर की शॉर्टेज की वजह से, that government could not produce enough coins for the entire empire। पूरे एम्पायर के लिए, अगर आपके डायनेस्टी में पूरे एम्पायर के लिए कॉपर ही शॉर्ट हो रहा है, तो क्या तुम कॉपर के कॉइन जनरेट कर दोगे सब लोगों के लिए, तो भरपाई हो जाएगी। तो आपका जो ये फिनेंशियल सिस्टम डेवलप्ड आप करने वाले थे, वो तो कोलैप्स हो जाएगा, है ना, उतने कॉइन्स आप जनरेट नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शंस हैं। आप कनेक्टेड वे में अगर किसी भी पैसेज को पढ़ते हो, तो आपकी रीडिंग एबिलिटी अचानक से इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो आपको कनेक्शंस का ध्यान रखना है। ठीक है भाई, गवर्नमेंट मिंट कुड नॉट प्रोड्यूस इनफ कॉइन्स फॉर द एंटायर एम्पायर, एम्पायर के लिए, पूरे एम्पायर के लिए वो क्या नहीं कर पा रहे थे, पूरा का पूरा जो कॉपर कॉइन्स थे वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है जी, ये डिसएडवांटेजेस हो गया। बोल रहा है, to the extent that for most of the dynasty history coins constituted only a tenth of the money supply। कितनी भरपाई कर पा रहा था वो मनी सप्लाई की, कि पूरा का पूरा अगर 100% हमें चाहिए था, तो केवल उसका 10%, इतना ही कॉपर था उनके पास, 10% भरपाई हो पा रही थी। तो ये तो फिर दिक्कत वाली बात हो गई, बाकी 90% कहाँ से करें भाई। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्शंस टू कॉल फॉर टैक्सेस टू बी पेड इन कॉइन वाज दैट, ऑब्जेक्शन क्या था, वाज दैट पीजेंट प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जो किसान लोग थे जो प्रोड्यूस करते थे, हु कुड वेव क्लोथ और ग्रो ग्रेन, जो क्लोथ जनरेट कर सकते थे या फिर ग्रेन जनरेट कर सकते थे। द अदर टू मेजर करेंसीज ऑफ द टैंग वुड नॉट बी एबल, ये क्या है, द अदर टू मेजर करेंसीज ऑफ द टैंग, यानी कि टैंग डायनेस्टी की 2 अदर करेंसीज क्या क्या देखने को मिल रही है यहाँ पे। एक तो क्लोथ देखने को मिल रहा है जो पीजेंट के द्वारा उगाया पैदा किया जाता था, या फिर ग्रेन। ठीक है, वुड नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस कॉइन्स। ठीक है, ये जो प्रोड्यूसर थे, पीजेंट थे, वो कॉइन्स तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, क्या प्रोड्यूस कर सकते थे, क्लोथ और ग्रीन, है ना। क्लोथ किससे प्रोड्यूस होता है, कपास की खेती से या फिर रेशम की खेती से। पीजेंट वो चीज कर सकते थे, और या फिर ग्रेन तो उनके खेतों में अनाज तो होता ही था, लेकिन क्वाइन उनके पास नहीं था। क्वाइन तो भाई मिंट में ही बनेगा, सरकारी बनाएगी, एंड देयर फॉर वुड नॉट एबल टू पे दियर टैक्सेस। पीजेंट के लिए प्रॉब्लम आ गई उनकी डायनेस्टी में, कि भाई जो अगर पीजेंट है, पीजेंट को अगर टैक्स पे करना है तो वो कैसे पे करेगा, क्योंकि उसके पास तो कॉइन नहीं है। और ज्यादातर आपके देश में क्या होंगे, पीजेंट ही तो होंगे, राजा महाराजा तो एक दो होगा, बाकी सारे वर्कर्स या फिर कृषक लोग होंगे। अब कृषक लोगों के लिए आप टैक्सेशन स्कीम बना रहे हो, टैक्स पे करने की स्कीम बना रहे हो, तो वो अपना टैक्स कहाँ से पे करेंगे, उनके पास क्या है, जो उनके पास है वो उनसे ले लीजिए। उनके पास क्या है, उनके पास है ग्रेन, उनके पास है क्या, उनके पास है ग्रेन और उनके पास है क्लोथ। 2 चीजों से हम उनसे टैक्स वसूल सकते थे, हम नहीं, वो लोग, टैंग डायनेस्टी वाले। ठीक है, इतना समझ में आया। एज क्वाइंस हैड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, दोनों के दोनों एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हमने बता दिए हैं। ठीक है, सो
टू डिड टेक्सटाइल्स, ऐसी प्रॉब्लम टेक्सटाइल्स के साथ भी थी। टेक्सटाइल्स मतलब क्लोथ, ठीक है ना, कपड़ा जो होता है। इफ इन सर्कुलेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, if in circulation for a long period of time they could show sign of wear and tear। अच्छा भाई, अगर मैं टेक्सटाइल को अपना क्या मान दूं, कॉइन की तरह यूज करने लग जाऊं टेक्सटाइल को, कपड़े को, तो कपड़े के साथ क्या प्रॉब्लम आने वाली है कि उसका वेयर एंड टेयर स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ऐसी इसीलिए बोल रहा है कॉइन हैड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। टेक्सटाइल के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। टेक्सटाइल के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि समय के साथ साथ उनके अंदर क्या होने लग जाता है, वेयर एंड टेयर होने लग जाता है, ठीक है। कुड शो साइंस ऑफ वेयर एंड टेयर, स्टेन्ड, फेडेड एंड टोन बोल्ट्स ऑफ टेक्सटाइल्स। जो टेक्सटाइल्स के जो बोल्ट्स होते थे ना, वो क्या हो जाते थे, स्टेन, दाग लग जाता था उनमें, फेड भी हो सकते थे या फिर वो फट भी जाते थे। हैड लेस वैल्यू देन अ ब्रांड न्यू बोल्ड। जो भी टेक्सटाइल का बोल्ड होता था, अगर वो नया होगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और उसका अगर वो बोल्ड जो है ब्रांडेड न्यू बोल्ड होगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन अगर जैसे वेयर हो गया, स्टेन हो गया, फेडेड हो गया, टोन हो गया, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिग्रीगेट हो जाएगी। ये किसके सेंस में, ये टेक्सटाइल के सेंस में होगा। फर्दर मोर अ फुल बोल्ट हैड अ पर्टिकुलर वैल्यू। एक फुल बोल्ट ऑफ सिल्क या फिर क्लोथ बोल लो, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स्ड होती थी, ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती थी। इफ कंज्यूमर्स कट टेक्सटाइल्स इनटू स्मॉलर पीसेस, अगर जो कंज्यूमर है वो टेक्सटाइल को स्मॉलर यानी कि छोटे छोटे पीसेस में कट कर देगा, टू बाय और सेल समथिंग वर्थ लेस देन अ फुल बोल्ट। इस लाइन को ध्यान से पढ़ा जरा, कि जो ये टेक्सटाइल है, किसी को कोई चीज लेनी है मान लिया, ठीक है, तो वो दुकान के अंदर जाएगा, दुकान के अंदर जाते ही क्या बोलेगा कि भाई मुझे ये चाहिए। अब उसके पास इतना बड़ा पीस किसका है, टेक्सटाइल का है, लेकिन उसने चीज़ लेनी है छोटी सी, तो वो क्या कर सकता था, छोटी सी चीज़ को उस कपड़े से या टेक्सटाइल से काट करके उसको दे सकता था, ले भाई ये रेशम का कपड़ा है, इसका एक फोर्थ, वन फोर्थ मैंने तुझे दे दिया, वन फोर्थ की जितनी वैल्यू होती है वो डिग्रीगेट हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, कम हो जाएगी, तो उसके सिमिलैरिटीज़ में वो उस चीज़ को ले सकता था, ठीक है। Consumers can textile into a smaller pieces to buy or sell something worth less than the full bolt. That too greatly lessen the value of the textiles. That too greatly lessen the value of textiles. अब वो जो छोटा कपड़ा उसने तोड़ा है या फिर उससे फाड़ा है, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती थी, क्या हो जाती थी, लेसन हो जाती थी, यानी कि कम हो जाती थी अकॉर्डिंगली। ऑब्वियस सी बात है भाई, है ना, किसी चीज़ से तुम कोई चीज़ ले रहे हो, टुकड़ों में दे रहे हो किसी को, तो उसकी वैल्यू लेस हो जाएगी। अनलाइक कॉइन्स, कॉइन्स के केस में ऐसा नहीं था। तो कॉइन्स की केस में कॉइन्स को तुम फाड़ोगे तोड़ोगे थोड़ा ना, कि भाई ये एक कॉइन है पूरा का पूरा 1 रुपए का सिक्का, मैं वन फोर्थ दे रहा हूँ, वन फोर्थ का कुछ दे दे, इस तरीके से तो नहीं होगा। लेकिन रेशम या फिर सिल्क के केस में ऐसा पॉसिबल था, टेक्सटाइल के केस में ऐसा पॉसिबल था। नेक्स्ट, टेक्सटाइल्स कुड नॉट बी यूज्ड फॉर स्मॉल ट्रांजेक्शंस। जो टेक्सटाइल थे वो यूज नहीं हो पाते थे, किसके लिए, स्मॉल ट्रांजेक्शंस के लिए, छोटे ट्रांजेक्शन। छोटे ट्रांजेक्शन के लिए हम किसका यूज कर रहे थे, कॉइन्स का यूज कर रहे थे। क्यों ऐसा बोल रहा है, एज एन ऑफिशियल नोटेड टेक्सटाइल, उनका ऑफिशियली नोटेड नोटिस निकाला था कि टेक्सटाइल्स कुड नॉट बी एक्सचेंज बाय द फुट एंड द इंच, ठीक है ना, ये एक्सचेंज नहीं होंगे फुट और इंच में टेक्सटाइल। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बट टेक्सटाइल्स हैड सम एडवांटेजेस ओवर कॉइन्स। अगेन टेक्सटाइल्स के भी कुछ एडवांटेजेस होंगे, बुरा तो होगा नहीं, वेयर एंड टेयर हो जा रहा है, फेड हो जा रहा है, स्टेन उसमें पड़ जा रहा है, बुरा ही बुरा तो नहीं बोल सकते किसी को, कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी। और अच्छाइयाँ क्या है, कि टेक्सटाइल हैड सम एडवांटेजेस ओवर कॉइन्स। वो अच्छाइयाँ क्या है, फॉर अ स्टार्ट textile production was widespread and there were fewer problems। टेक्सटाइल प्रोडक्शन वाज वाइडस्प्रेड, मतलब चारों तरफ टेक्सटाइल का प्रोडक्शन आप लोग कर सकते थे। वेयर देयर वर फ्यूअर प्रॉब्लम्स विद द सप्लाई ऑफ टेक्सटाइल्स, ठीक है, टेक्सटाइल्स की सप्लाई में वहाँ पे क्या थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, फ्यूअर प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स थी, फ्यूअर प्रॉब्लम्स। फॉर लार्ज ट्रांजेक्शंस टेक्सटाइल्स वेड less than their equivalent in coins since a string of coins। फॉर लार्ज ट्रांजेक्शन में देखो क्या हो रहा है, अगर हम लार्ज ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, टेक्सटाइल का जो वेट होता था लेस देन देयर इक्विवेलेंट इन कॉइन्स सिंस अ स्ट्रिंग ऑफ कॉइन्स कुड वे एज मच एज 4 kg।
अगर किसी कॉइन का वेट 4 kg है, ठीक है ना, उसी के इक्विवेलेंट आप टेक्सटाइल लोगे ना, तो टेक्सटाइल का जो वेट है वो क्या होता है, लेस होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। फॉर मोर देन द डायमेंशन ऑफ अ बोल्ट ऑफ अ सिल्क हैड रिमार्केबली स्टीडी, तो डायमेंशन क्या थी, बोल्ट ऑफ सिल्क हेल्ड रिमार्केबली स्टीडी, स्टीडी फ्रॉम द थर्ड ऑफ द 10th सेंचुरी, थर्ड से 10th सेंचुरी तक स्टीडी थी। वो कितनी थी डायमेंशंस किसी बोल्ट ऑफ सिल्क की, 56 सेंटीमीटर वाइड एंड 12 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर लंबा था और 56 सेंटीमीटर क्या था, चौड़ा था। एक बोल्ट, सिल्क बोल्ट इतना लंबा चौड़ा होता था। द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल्स वर आल्सो मोर स्टेबल देन द फ्लक्चुएटिंग वैल्यूज ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स की वैल्यूज तो डिफरेंट होती थी, लेकिन टेक्सटाइल की जो वैल्यूज थी ना वो बिल्कुल क्या थी, बिल्कुल फिक्स थी, 15 सेंटीमीटर वाइड एंड 12 मीटर लॉन्ग, एक फिक्स वैल्यू हो गई तो हो गई। उसी के प्रोपोर्शनेट में अगर उसे चीरोगे फाड़ोगे, उसके प्रोपोर्शनेट में उसकी वैल्यू डिग्रीगेट हो जाएगी। अभी उसने ये कहा थोड़ी देर पहले, ठीक है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑल्सो रिक्वायर्ड द यूज ऑफ टेक्सटाइल्स फॉर लार्ज ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, गवर्नमेंट को जरूरत थी कि ये जो यूज ऑफ टेक्सटाइल्स है उसका हम यूज कर सकते हैं लार्ज ट्रांजेक्शन्स के लिए, छोटे ट्रांजेक्शन्स के लिए, किसका, कॉइन्स का। कॉइन्स ऑन द अदर हैंड वर बेटर सूटेड फॉर स्मॉलर ट्रांजेक्शन्स, स्मॉलर ट्रांजेक्शन के फिर से बोल दिया उसने, एंड पॉसिबली गिवन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग कॉइन्स, एंड पॉसिबली गिवन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग कॉइन्स फॉर अ मोर लोकल यूजेस, गिवन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग कॉइन्स फॉर अ मोर लोकल यूजेस, लोकल यूजेस के लिए हम क्या ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, कॉइन्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। ग्रेन, अब ग्रेन के बारे में, टेक्सटाइल और कॉइन के बारे में तो उसने बता दिया, अब ग्रेन के बारे में जिक्र कर रहा है कि ग्रेन बिकॉज इट रॉटेड इजीली, जो अनाज के दाने होते हैं ना उसको भी तो पीजेंट जो कृषक है वो टैक्स के तौर पे पे कर सकता है, नहीं है उसके पास टेक्सटाइल, नहीं है उसके पास कपड़ा, नहीं है उसके पास रेशम, तो बचा क्या, अनाज। तुम्हारी भूमि में, खेतों में अनाज तो हो रहा होगा ना। अब जितने भी साले टैंग डायनेस्टी के ऑफिशियल्स होंगे वो बोलेंगे हमें क्या दो, हमें क्या दीजिए, हमें अनाज दीजिए, ग्रेन दीजिए एज अ टैक्सेशन के रूप में, बिकॉज इट रॉटेड इजिली, और ग्रेन क्या हो जाता है समय के साथ, रॉटेड भी हो जाता है इजिली, वॉज नॉट यूज नियरली एज मच एज कॉइन्स एंड टेक्सटाइल्स। ग्रेन का यूज ना ऑफिशियल्स लोग इस फाइनेंशियल सिस्टम को के लिए जो टैक्सेशन का पेमेंट करना होता था उसको कम करते थे, ठीक है, क्योंकि रॉटेड हो जाता था, बर्बाद हो जाता था जल्दी। But taxpayers were required to pay grain to the government as a share of their annual tax obligation. कुछ, अब ये क्या है, दिमाग का खेल देखो ना, गवर्नमेंट में कितनी चालाक है टैंग डायनेस्टी की, कि भाई सब अनाज तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कॉइन हमारे पास लिमिटेड है, टेक्सटाइल इनके पास है नहीं, तो क्या ले लें इनसे, ग्रेन ले लें। लेकिन ग्रेन को अगर ज़्यादा मात्रा में रखेंगे तो पेट तो हमारा सीमित है ना, खाना तो 2 वक्त का ही चाहिए, बाकी ग्रेन को अगर बचा के रखेगा ऑफिशियल तो वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो छोटे टैक्स हैं कुछ पोर्शन उनका टैक्स के रूप में, छोटे टैक्स के रूप में हम हमें क्या दे दो, ग्रेन दे दो, बाकी चीज़ों में हमें कपड़ा या फिर कॉइन्स दे दो अगर तुम्हारे पास है तो। एंड ऑफिशियल सैलरीज वर एक्सप्रेस्ड इन वेट्स ऑफ ग्रेन, और जो ऑफिशियल्स की सैलरीज होती थी ना वो भी इस पे डिपेंड करती थी कि कौन कितना ग्रेन लेकर के आ रहा है, उसके वेट के ऊपर डिपेंड करती थी। जो ज़्यादा लेकर के आएगा ऑब्वियस सी बात है उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। इन एक्चुअली, अब आगे बढ़ते हैं, इन एक्चुअली अवर ओन करेंसी सिस्टम टुडे, अगर हम आज के बारे में बात करते हैं, वो वर्तमान में लेके आ रहा है आप लोगों को, अगर हम आज के बारे में बात करते हैं, इन एक्चुअली अवर ओन करेंसी सिस्टम टुडे हैज़ सम सिमिलैरिटीज़ इवन एज इट इज चेंजिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, ये चेंज कर रही है हमारी आंखों के सामने, कुछ सिमिलैरिटीज है। वी हैव कैश कॉइन्स फॉर स्मॉल ट्रांजेक्शन, कैश और कॉइन्स होते हैं हमारे पास स्मॉल ट्रांजेक्शन के लिए, लाइक पेइंग फॉर पार्किंग, लाइक पेइंग फॉर पार्किंग एट अ मीटर, किसी भी मीटर में, 1 मीटर में हमें पार्किंग को पे करने के लिए छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं हमारे पास उनके लिए हमें कैश और कॉइन्स का यूज़ कर लेते हैं। एंड बैंक नोट्स फॉर अदर आइटम्स, जैसे चेक्स हो गया, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स हो गए फॉर अदर्स, ऑफन लार्जर टाइप्स ऑफ पेमेंट्स।
अगर हमें लार्जर टाइप ऑफ पेमेंट करने हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, चेक का यूज़ करते हैं, है ना, बैंक के बड़े नोट्स का यूज़ करते हैं। एट द सेम टाइम वी आर शिफ्टिंग टू इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एंड मेकिंग पेमेंट्स ऑनलाइन। उसी समय हम किसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, बैंकिंग की तरफ, और पेमेंट्स को कैसे कर रहे हैं, ऑनलाइन। सम यंग पीपल नेवर यूज कैश एंड डू नॉट नो हाउ टू राइट अ चेक। आजकल की जनरेशन को तो पता भी नहीं है चेक में कितने साइन होते हैं, कहाँ होते हैं, किस तरीके से होते हैं, क्योंकि ज़माना किस चीज़ का आ चुका है, ऑनलाइन पेमेंट का आ चुका है। ठीक है ना। तो ये एक कटाक्ष भी था लास्ट में जाकर के ऑथर ने एक व्यंग्य कर दिया है आपके ऊपर कि भाई यंग जनरेशन को तो आजकल केवल ऑनलाइन पेमेंट समझ में आता है, चेक वेक कुछ समझ में नहीं आता। तो ये था आपका पूरा पैसेज। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे से हट रहा हूँ, आप दोबारा से इसको रीड कर सकते हो पॉज करके। नेक्स्ट जो है वो यहाँ तक है, आप दोबारा से इसको रीड कर सकते हो पॉज करके, समझ सकते हो। नाउ वी विल जंप इनटू द क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस के ऊपर हम चलेंगे। अब देखना कि अपना दिमाग कम लगाना है, जो पैसेज आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज ही आप आंसर करोगे। ठीक है ना। क्या लिखा था, द पैसेज बिलो इज कंप्लीट बाय द सेट ऑफ क्वेश्चंस, चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन। आपको बेस्ट आंसर चूज करना है ईच क्वेश्चन का। ठीक है, बेस्ट आंसर चूज करना है ईच क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बताइए, पहले बढ़ते हैं सॉरी। During the Tang period, which one of the following would not be an economically sound decision for a small purchase in the local? देखो मैं बोल रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना। ठीक है, एक बार समझ में नहीं आया दूसरी बार पढ़ना, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में ABCD में से कोई सा भी ऑप्शन टिक मार के मत आ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ड्यूरिंग द टैंक पीरियड के समय विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी एन इकोनॉमिकली साउंड डिसीजन for a small purchase in the local market that worth 1/8 of a bolt of a cloth। ठीक है जी, 1/8 ऑफ द बोल्ट ऑफ अ क्लोथ का हमें यूज करना है, और उसी की इक्विवेलेंट हमें क्या लेनी है, कोई चीज लेनी है। तो हम एक शॉर्टर अमाउंट स्मॉल परचेज के लिए किसका यूज करें। ठीक है, थैंक विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी, जो सुटेबल नहीं है, वुड नॉट बी एन इकोनॉमिकली साउंड, जो इकोनॉमिकली साउंड नहीं है उसको टिक मारना है। ऑप्शन नंबर ए, मेकिंग द पेमेंट विद द अप्रोप्रिएट वेट ऑफ ग्रेन। क्या आप ग्रेन का यूज कर सकते थे, और यूज किसका कर रहा है, यूज किसके लिए कर रहा है, स्मॉल परचेजेस के लिए। स्मॉल परचेजेस के लिए ग्रेन का यूज बोला था उसने, स्मॉल परचेजेस के लिए ग्रेन का यूज तो बोला नहीं था। अप्रोप्रिएट वेट ऑफ ग्रेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी एन इकोनॉमिकली साउंड डिसीजन फॉर अ स्मॉल परचेज इन द लोकल मार्केट। ठीक है, ग्रेन का यूज नहीं कर सकते थे स्मॉल परचेजेस के लिए, कभी कभी कर सकते थे। कॉइन का यूज और ग्रेन का यूज कर सकते हैं। मेकिंग पेमेंट विद द अप्रोप्रिएट वेट ऑफ ग्रेन, उतना ही वेट ऑफ ग्रेन आप दोगे और वो आपको वो चीज दे देगा, ये हो सकता था। पेइंग विद अ फेडेड बोल्ट ऑफ क्लोथ दैट हैज अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू। फेडेड बोल्ट, देखो जैसे फेडेड बोल्ट था ना, तो फेडेड बोल्ट की क्या हो जाती थी वैल्यू, डेप्रिशिएट हो जाती थी, कम हो जाती थी। तो आप तो उसको अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू दे नहीं सकते। ठीक है ना, उसकी वैल्यू में कर नहीं सकते क्योंकि ये डेप्रिशिएशन वैल्यू देगा। यूजिंग कॉइन्स इश्यूड बाय द गवर्नमेंट टू मेक द पेमेंट्स, यूजिंग कॉइन्स इश्यूड बाय द गवर्नमेंट टू मेक द पेमेंट्स, उसने वुड नॉट बोला, इसमें तो कर सकते थे, इसमें तो इतना कर सकते थे कि फेडेड बोल्ट्स ऑफ क्लोथ दैट हैज, ये क्या बोल रहा है देखो, अभी तो देखो हमने क्या पढ़ा कि फेड होने के बाद उनकी वैल्यू कम हो जाती थी, लेकिन द फेडेड बोल्ट ऑफ द क्लोथ दैट हैज अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू, उसने ये भी जोड़ दिया आगे। जब सेम वैल्यू है इसका मतलब, इसका मतलब उस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप स्मॉल परचेज करना चाहते हो उसके बराबर का फेडेड क्लोथ आपने दे दिया, तो वो तो आपको दे देगा। अप्रोक्स अप्रोप्रिएट वेट ऑफ ग्रेन, उतना ही वेट ऑफ ग्रेन आपने दे दिया तो वो भी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। यूजिंग कॉइन्स इशूड बाय द गवर्नमेंट टू मेक द पेमेंट, बिल्कुल कॉइन से तो ऑब्वियसली आप वो चीज परचेज कर पाओगे क्योंकि स्मॉल परचेजेस है। तीनों में आप परचेज कर सकते हो। ऑप्शन नंबर क्या बचा, ऑप्शन नंबर डी बचा है, वो आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे देखो, कटिंग 1/8 ऑफ द फैब्रिक फ्रॉम अ न्यू बोल्ट टू पे द अमाउंट। अब मैंने क्या कहा था, एक पूरा बोल्ट है, ठीक है, पूरा का पूरा बोल्ट है ऑफ सिल्क का, ठीक है,
उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, लेकिन आपने उसका छोटा सा पीस कट कर दिया कि क्या उसकी वैल्यू उतनी ही रह जाएगी ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और ये बोल रहा है कि उतने में ही आप उसको खरीद सकते हो, जो कि रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो इनमें से वुड नॉट कौन सही नहीं जा रहा, ऑप्शन नंबर डी में आप टिक मार के आ जाओगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर। क्लियर है। अब देखो, क्वेश्चन को अगर आप पैसेज को ढंग से पढ़ोगे तो इस तरीके से क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। ठीक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि when discussing textile as a currency in the Tang period, when discussing textiles as currency in the Tang period, the author uses the words steady and stable to indicate all of the following except। इसके अलावा स्टेडी एंड स्टेबल को कौन इंडिकेट कर रहा है पूरे पैसेज में। ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। पहला बोल रहा है रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा बोल रहा है रिलायबल क्वालिटी, और तीसरा बोल रहा है रिलायबल मेजरमेंट, और चौथा बोल रहा है रिलायबल सप्लाई। अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा होगा, पैसेज को ध्यान से पढ़ा होगा, तो आप इसका आंसर सही कर जाओगे। थोड़ा सा लॉजिकल वे में सोचना भी पड़ेगा इसमें। एक्सेप्ट पूछ रखा है यहाँ, ऐसा नहीं कि स्टेडी और स्टेबल को कौन जज कर पा रहा होगा यहाँ पे, तो हम थोड़ा सा पैसेज की तरफ चलते हैं कि कहाँ पे स्टेडी और स्टेबल का यूज़ हुआ है। कभी दिख रहा है आप लोगों को स्टेडी और स्टेबल का यूज़ कहीं पे हुआ होगा अगर, तो कहीं पे, कहीं पे कहाँ पे हुआ है स्टेडी एंड स्टेबल। फिर प्रॉब्लम्स विद द सप्लाई ऑफ द कुड नॉट वेट मैच। अब यहाँ पे देखना जरा, ये बोल रहा है बट टेक्सटाइल्स हैड सम एडवांटेजेस ओवर द कॉइन्स। फॉर अ स्टार्ट, textile production was widespread and there were fewer problems with the supply of the textiles. For there was fewer problems with the supply of textiles, वहाँ पे textiles में fewer problems थी। textiles, there were fewer problems with the supply of the textiles, यानी कि टेक्सटाइल को ट्रांसपोर्ट या फिर सप्लाई करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। फॉर अ लार्ज ट्रांजेक्शंस टेक्सटाइल्स weighed less than their equivalent in the coin, since a string of coins could weigh as much as 4 kg. Furthermore, the dimension of the mold of silk held remarkably steady from the 3rd to the 10th century, 56 centimeter wide, 12 meter long. The values of different textiles were also more stable than the fluctuating values of coins. ठीक है, अब इसने क्या बोला कि बोर्ड ऑफ सिल्क हैड रिमार्केबली स्टीडी, कहाँ है दिख रहा है तुम्हारा थोड़ा सा, गिवन बोर्ड ऑफ कॉइन्स, छोड़ो, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है, स्टीडी है। सिल्क हैड रिमार्केबली स्टीडी फ्रॉम द 3rd ऑफ द 10th सेंचुरी। डायमेंशंस, किसके, बोर्ड ऑफ सिल्क के डायमेंशन जो है वो स्टीडी थे। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल्स वर ऑल्सो मोर स्टेबल, जो वैल्यू थे वो भी क्या थे, डिफरेंट टेक्सटाइल्स के मोर स्टेबल थे। ठीक है, अब थोड़ा सा जब आपने ये पैसेज को पढ़ते हुए ध्यान दिया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है वो टेक्सटाइल के बारे में कि स्टेडी और स्टेबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, रिलायबल क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि बहुत विश्वसनीय क्वालिटी थी। रिलायबल मेजरमेंट, डायमेंशंस एकदम फिट थे, 56 और 10 जो भी था पैसेज में वो बिल्कुल डायमेंशन क्या थे, रिलायबल थे, रिलायबल मेजरमेंट था। रिलायबल सप्लाई, सप्लाई भी क्या थी, रिलायबल थी। रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन, एक ऑप्शन जा रहा है रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन, क्या रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन था। ठीक है, तो आंसर क्या चले जाएगा, रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, रिलायबल सप्लाई तो थी, रिलायबल मेजरमेंट भी थे उसके टेक्सटाइल के, और रिलायबल क्वालिटी भी थी। तो यहाँ पे जो स्टेडी और स्टेबल जो रिप्रेजेंट करता है, स्टेबल वहाँ पे क्या नहीं था, फ्यूअर प्रॉब्लम्स आ रही थी ना वहाँ सप्लाई में, या फिर रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी, तो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले जरा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ
The passage, in the context of the passage, which one of the following can be inferred with regard to the use of currency during the Tang era? क्या आप इन्फर कर पाते हो, क्या मतलब उसका निचोड़ निकाल पाते हो, टैंग एरा का जो जितना भी सारा पैसेज हमने डील किया है उससे क्या इन्फर कर सकते हैं हम, मतलब क्या निचोड़ निकल रहा है उसका? तो ऑप्शन नंबर ए है करेंसी दैट डेटरिएटेड इजीली वाज नॉट यूज्ड फॉर ऑफिशियल वर्क। अच्छा जी, वाज नॉट यूज्ड फॉर ऑफिशियल वर्क। अच्छा, दैट डेटरिएटेड इजीली वाज नॉट यूज्ड फॉर ऑफिशियल वर्क, इसका मतलब क्या हुआ? जो करेंसी थी जो डेटरियोरेट हो जाती थी, डेटरियोरेट होने का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाती थी या खराब हो जाती थी। तो कौन सी ऐसी करेंसी थी? टेक्सटाइल भी थी और आपका ग्रेन भी था। तो ग्रेन को क्या ऑफिशियल्स लोग यूज नहीं कर सकते थे? वो तो करते ही थे, ऑफिशियल करते थे। नेक्स्ट, ये तो हो नहीं सकता आंसर। कॉपर कॉइन्स वर मोर वैल्यूएबल एंड ड्यूरेबल देन टेक्सटाइल्स। कॉपर कॉइन्स मोर वैल्यूएबल थे, वैल्यू उनकी ज्यादा थी ना, मोर वैल्यूएबल कैसे हो जाएगी? वैल्यू तो सबकी सेम ही रहेगी ना। क्वेश्चन नंबर सी, ग्रेन्स वर द मोस्ट यूज्ड करेंसी बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी। गवर्नमेंट को तो क्या अच्छा लगेगा कि जितने ज़्यादा कॉइन्स उनके पास आ जाए, ठीक है। तो ग्रेन्स इज नॉट गोइंग टू द राइट आंसर, सी इज नॉट गोइंग टू द राइट आंसर, बी और ए भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू द राइट आंसर। क्या बोल रहा है? करेंसी यूजेज वाज सिमिलर टू दैट ऑफ मॉडर्न टाइम्स। जैसे जैसे हम अपने आज के ज़माने में टाइम्स, आज के ज़माने के टाइम को देखते हैं, वैसे ही करेंसी वहाँ पे भी यूज़ होती थी अकॉर्डिंग टू दियर यूजेस। समझ में आ रही बात? तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन को डील करो जरा पैसेज को देखते हुए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4? अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मॉडर्न करेंसी सिस्टम शेयर्स ऑल द फॉलोइंग फीचर्स विद दैट ऑफ द टैंग एक्सेप्ट दैट। इसके अलावा बताना है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मॉडर्न करेंसी, जो मॉडर्न करेंसी है, वो जो सिस्टम है, शेयर करता है ऑल द फॉलोइंग फीचर्स विद दैट ऑफ द टैंग एक्सेप्ट दैट। टैंग के कंपैरिजन में हमें टैंग का कंपैरिजन करना है। टैंग में जो टैंग डायनेस्टी में जो हमारे करेंसी फॉलो होती थी और मॉडर्न करेंसी में जो चीज़ें सिमिलैरिटीज थी, उसको छोड़ करके कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है इट यूजेस डिफरेंट मटेरियल्स एज करेंसी। इट यूजेस डिफरेंट मटेरियल एज करेंसी, जो बिल्कुल सही था। वहाँ पे आपका कॉपर यूज़ होता था, यहाँ पे अलग ही सिक्के यूज़ हो रहे हैं। इट यूजेस डिफरेंट करेंसीज फॉर डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट करेंसीज बिल्कुल सही है। इट इट्स करेंसीज फ्लक्चुएट इन वैल्यू ओवर टाइम, बिल्कुल सही है। और इट इज़ अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, तो आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ अंडरगोइंग अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप पैसेज को डील कर सकते हो। अगर आप पैसेज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हो, रीडिंग कॉम्प्रेशन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हो, रीड बिटवीन द लाइंस करते हो, एक लाइन का कनेक्शन दूसरी लाइन के साथ करते हो बहुत अच्छे तरीके से, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हो जाएंगे वो सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, आंसर्स मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं किस किस तरीके से आंसर जाएंगे। तो ये आपका पैसेज इस तरीके से पूछा जाता है, इस तरीके से टेक्स्ट एंड कंटिन्यूस प्रोसेस के लिए हमारे साथ जुड़े कमांडेंट अड्डा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। थैंक यू वेरी मच।